शुरू करता हूँ एक सेकंड। इसमें आपको रनिंग स्किल्स, मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिसेस, ये सारा कुछ कवर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड बाकी आपको कुछ और पूछना हो कोर्स को लेकर? ठीक है। इस कोर्स की जो फीस है 36,000 सैलरी आपके अप्रॉक्सीमेटली 42,000 के अराउंड। ठीक है, अभी हमारा ना रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, इसलिए पूरी पूरी का पूरा कोर्स जो है अगर आप एक बार में पे करते हो तो आपको पूरा कोर्स जो है पूरा कोर्स जो है आपको ठीक है, देखो 36,000 में, अगर आप दो बार में करते हो तो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया है उसका नाम है, अरे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसा मैंने आपको बताया था, देखो हमारे पास जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना जहाँ कंपल्सरीली आपने जो भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है उस प्रोबेबिलिटी को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और वो दो पार्ट्स आपके बनेंगे सक्सेस एंड फेलियर के बेसिस पे। ठीक है, तो अब देखो अगर आपके पास कोई कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे मैं आपको पहले ना क्वेश्चन आइडेंटिफाई करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्यों यहाँ पे बाइनोमियल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो क्यों दूसरा अदर ऑप्शन पे स्विच करना है। पहले मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, कि अगर मेरे को कंपल्सरी पता है कि मैं यहाँ पे एक सेकंड रुकना है। आपने तो देखा वो चला रही थी कई लोगों को लग दिया। मैं एक बार अपने बैग में देख लेता हूँ, मैं तो नहीं कहीं रख दिया और एक बार वो देखता हूँ अभी बता रहा हूँ, देखो अभी देख के बता रहा हूँ। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे सक्सेस और फेलियर, ठीक है, ये देख रहा हूँ और मैं लिखता हूँ कि a pair of dice thrown 7 times, ठीक है, is getting a total of 7 is considered as success। ठीक है, देखो अब इसके ना कुछ अदर पार्ट्स हैं, वहाँ आगे तो हम बाद में जाएंगे, पहले ना थोड़ा इतना पार्ट ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं कि देखिए मेरे पास सपोज एक ये डाइस है, ठीक है, इसको मैं डाइस 1 कह रहा हूँ, एक मेरे पास सपोज ये सेकंड डाइस है, इसको मैं डाइस 2 कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ टोटल आउटकम्स की जितनी भी चांसेस हैं वो कितने हैं, 6 डिफरेंट आउटकम्स मेरे पास फर्स्ट डाइस से आ सकते हैं, और अगर मैं टोटल आउटकम की बात करता हूँ फ्रॉम द सेकंड डाइस तो 6 डिफरेंट आउटकम मेरे पास आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हो सकती थी, वो दो बातें क्या, अगर मुझे कुछ इस तरीके से बोला जाता है कि जो मेरे पास 2 डाइसेस हैं, ठीक है, तो वो थ्रोन किया गया है 1 बाय 1, ठीक है, या फिर 2 डाइसेस को थ्रो किया गया है साइमल्टेनियसली। देखो मैक्सिमम केसेस में हम ऐसा ही मान के चलते हैं कि अगर 2 डाइसेस थ्रो करी हैं तो वो साइमल्टेनियसली ही हैं। 1 बाय 1 हमारी एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे कंपल्सरीली क्वेश्चन में हमें बताना पड़ेगा कि एक के बाद एक डाइस थ्रो करिए। अगर मैं अपने सेकंड केस के बारे में कुछ बात बताऊं तो अगर सपोज 1 बाय 1 थ्रो करी होती तो मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी
डाइस अगर 1 को D1 कहता हूँ, डाइस 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आती। उसके बाद ऐड हो जाती प्रोबेबिलिटी डाइस 2 के आने की, ठीक है? और इसके बाद मैं क्या करता, यहाँ पे टोटल जितने भी आउटकम है उन सभी को डिवाइड कर सकता था। तो ऐसे करके मैं कुछ 1 बाय 1 फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन जब आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली डाइसेस को थ्रो कर रहे हो, तो साइमल्टेनियसली में मेरे पास क्या होगा, डाइस 1 की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हर एक प्रोबेबिलिटी कंबाइन करी जाएगी डाइस 2 की प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे जो मेरे पास टोटल आउटकम बनेंगे, वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बनेगी। एक सेकंड, हेलो, ठीक है, चलो, ओके, ओके, हाँ जी। तो देखिए, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी सबसे पहले हमने कैटेगरी बाय कैटेगरी डिफाइन करना है। तो हमें ये कैटेगरी डिफाइंड है कि मेरी जितने भी आउटकम्स हैं वो हर एक कॉम्बिनेशंस के साथ आएँगे, ठीक है? कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे, कि अगर सपोज़ मैं आपको सेट बिल्डर्स फॉर्म पढ़ाता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म इज़ बेसिकली जो हमने लास्ट क्लास में नोमेनक्लेचर्स पढ़ा था, हमने वहाँ पे सैंपल स्पेस के नाम से एक टर्म पढ़ी थी। सैंपल स्पेस में क्या होगा, जितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ है मेरे यहाँ पे चांसेस आने की। अगर मैं फर्स्ट डाइस में कंसिडर करता हूँ फर्स्ट प्लेस, ठीक है? सपोज़ कुछ इस तरीके से कि डाइस 1 है और ये डाइस 2 है, और इन दोनों को मैं ऐसे ब्रैकेट्स में सेट की फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूँ। हो गया, रुको 2 मिनट, अब आप बैठो। एक सेकंड रुकना सभी आप लोग। कोई नहीं, 2 मिनट रुको आप सभी भी। एक सेकंड। नहीं, किसने बोला? देखा था आपने कहा?
सब वैलेंटाइन छूट गई है कब तक के लिए पता संडे तक के लिए राखी के बाद कंटिन्यू होगी पर मंडे से तो एक्चुअली वर्कआउट की स्टार्ट हुआ है कैसे पागल सब नहीं सर बिल्कुल नहीं कर रहा ऑनेस्टली मैं ये चीज़ का भविष्य बात करोगे दोबारा सर हम जब टेक्स्ट करके आते हैं ना जिस दिन टेक्स्ट करके आते हैं पेंडिंग मैसेज चलता है तो उससे पूछो ना नहीं तो वो एक सपोर्टर आता है जो आमको लाइफ सपोर्ट करता है वो तो मन के कर लेना कहाँ पे ज्वाइन किया था आपने तो वो छोड़ दिया अच्छा नहीं है तो क्राउड अच्छा नहीं शक्ल लड़की थी और गर्ल्स का था या वाओ हम कितने सारे जगह मैंने पूरा उनसे बात की कोई डिस्काउंट ये सब लोग था वो तो है पर वो तो अलग चीज़ है ना कॉम्प्लीमेंट्री टिकट जब हम जा रहे हैं साथ में खुशियाँ मिल रही हैं क्या तो ये खुशियाँ मिल रही हैं तो हम टोटल 6 दिन होंगे फिर की मार्केटिंग मांग तो कहाँ देख रहे हैं सेल वाली बस बोलो 3,000 करके 4 महीने कितना 4,000 4 महीने 4,000 3 महीने का 1 महीना कॉम्प्लीमेंट्री देगा
मेरा काम हो जाता है, मैं अगर ऐसे करके चाहूँ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें इंक नहीं लगा लेकिन इसे पेन से करते हैं पेन तो है, इसमें इंक से नहीं तो क्या हो गया, पेन तो चल रहा है। बिना इंक आप से बताओ, पेन लेकिन आप बिना इंक से पेन कैसा इस पे लिख के देखो फिर वैसे पेन मानो की लोकेशन पे लिखिए जी, ऋषिकेश so you will be taking online classes right और फिगर ऑफ पेन लिखा है। you like that to go already okay that sounds great we have branch in Delhi हमारी दो branches in Delhi एक हमारी साउथ दिल्ली है और दूसरी branch हमारी लक्ष्मी नगर ईस्ट दिल्ली है ठीक है and I would like to ask you one more question again before I start recording. I just want to ask you, there are students that are working right now. हाँ, इधर आओ, इधर आओ। देखो, अभी तक क्या स्टार्ट किया है, पहले उतना देख लो, फिर अभी बस मैम बाहर निकल जाएंगे, फिर क्लास में एंटर हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा क्या काम था, सक्सेस और फेलियर के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे हम, ठीक है। अब देखो, बाइनोमियल के अलावा जो मैंने आपको नेक्स्ट टाइप बताया था वो पॉइजन था। तो पॉइजन हमें क्यों स्टार्ट करना है, उसके लिए 2 क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पे करके बताऊंगा, जिसके बेसिस पे पॉइजन फिर स्टार्ट करेंगे और कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज केस पता चल जाएगा दोनों का।
तो देखो पहला मेरे पास यहाँ पे ना एक केस है जहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है कि मेरे पास अगर कोई पेयर ऑफ डाइस है, पेयर ऑफ डाइस यानी 2 डाइस हो गई, उसको 7 टाइम्स थ्रो करा है और उसका क्या है टोटल हमारे पास 7 आना चाहिए और उस अगर दोनों डाइस पे जो नंबर्स हैं उनको मिला के 7 टोटल आता है तो मैं उसे कंसिडर करूँगा वो मेरा सक्सेस है। इतना पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में पहले से गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन अभी और भी है, लेकिन अब देखो मेरे पास ना यहाँ पे क्या 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है कि मेरे पास देखो एक सिंगल डाइस की बात अगर मैं करता हूँ, एक सिंगल डाइस में जो टोटल आउटकम है वो कितने आ सकते हैं? 6। दूसरी जो मेरे पास डाइस है उसमें टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं? 6 आएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने दोनों डाइस को 1 बाय 1 थ्रो करा है तो मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? फर्स्ट का जो नंबर आया वो प्रोबेबिलिटी, सेकंड डाइस का जो नंबर आया वो प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय जितने टोटल चांसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे 7 बार थ्रो कर रहा हूँ तो 7 टाइम से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे एक सिंगल मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने दोनों डाइसेस को साइमल्टेनियसली एक साथ थ्रो कर दिया, एक साथ थ्रो करने का मतलब क्या होता है कि मैंने जैसे ही थ्रो किया तो मैं यहाँ पे सैंपल स्पेस कैलकुलेट कर सकता हूँ। सैंपल स्पेस का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि अ, जितने भी मेरे पास पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं इस डाइस के वो सारे आउटकम्स पढ़ेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कुछ इस तरीके से कि जो मेरी फर्स्ट डाइस है उसको मैं फर्स्ट प्लेस पे लिख रहा हूँ और सेकंड डाइस के जो मेरे आउटकम है वो सेकंड प्लेस पे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास ऐसा हो सकता है कि पहली डाइस में मेरे पास 1 आया होगा, ठीक है, सेकंड डाइस पे भी 1 आ जाए, सेकंड डाइस पे 2 आ जाए, सेकंड डाइस पे 3 आ जाए, सेकंड डाइस पे 4 आ गया, सेकंड वाली डाइस पे 5, सेकंड डाइस पे 6 आ गया। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। इसके बाद सपोज मैं कहता हूँ मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, मेरी सेकंड जो मेरी फर्स्ट वाली डाइस है उस पर 2 आ गया और जो सेकंड डाइस है उस पर 1 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाएगा और जो सेकंड वाली डाइस है उस पे या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। ऐसे करते करते मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी कि मेरे पास जो फर्स्ट डाइस है उस पर 3 आएगा, सेकंड डाइस की सारी कॉम्बिनेशन, उस पर 4 आएगा, सेकंड डाइस की सारी कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट 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 लिख रहा हूँ कि इसी तरीके से टोटल मेरे पास प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी। तो चलो हमें यहाँ पे देखो कैलकुलेशन भी करनी है तो मैं ना सारी प्रोबेबिलिटी पहले लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखा पाऊँ। तो क्या वैसे बताने की तुम्हारा काम हो गया।
देखो सभी, ये मेरे पास टोटल आउटकम यहाँ पे निकल कर आया। अब देखो मेरे पास सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं बाइनोमियल की फॉर्म में आंसर फाइंड करता हूँ, तो बाइनोमियल में सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे पास यहाँ पे सक्सेस कितने हैं और फेलियर कितना है। ये सक्सेस और फेलियर मेरे क्या है, प्रोबेबल आउटकम है, यानी इसी के आउटकम के बेसिस पे आंसर आएगा। और जैसा हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम है वो सारे सैंपल इवेंट, सैंपल जो भी स्पेस है वहीं से हमारे निकल कर आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं ग्रीन कलर से मार्क करूंगा उन नंबर्स को जिनका टोटल सम आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 7 है, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं 6 और 1 को कंसीडर करता हूँ तो 6 + 1 7 हो जाएगा। इसके अलावा 5 और 2 7 होता है, 4 और 3 7 होता है, 3 और 4 भी 7 होता है, 2 और 5 भी 7 है और 1 और 6 भी 7 होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चाहूँ और कोई फाइंड आउट करना, 7 आना चाहिए। हाँ उनका सम 7 आना चाहिए। फाइव और वन नहीं। यही टोटल चांसेस होंगे। ठीक है, तो देखो अब मुझे इंडिविजुअली पहले पता करना है कि टोटल मेरे पास, देखो यहाँ पे दोनों डाइस थ्रो करी तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, ये टोटल 36 आउटकम्स हैं। 36 में से कितने ऐसे इवेंट हैं जिनका सम 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इवेंट्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सक्सेस, जिसे मैं पी से डिफाइन करता हूँ, फेवरेबल आउटकम है 6 और टोटल आउटकम है 36। और अगर सक्सेस को मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इससे कट करके 1/6 आ जाएगा। अगर सक्सेस 1/6 है तो ऑटोमेटिकली फेलियर कितना होगा, 1 माइनस पी, यानी 1 माइनस सक्सेस टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस 1/6, जिसको आप कंक्लूड कर सकते हो 5/6। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे देखो सक्सेस और फेलियर कैलकुलेट करा है एक सैंपल स्पेस से जिसमें 36 पॉसिबल आउटकम है। तो ये 36 पॉसिबल आउटकम भी ना कुछ छोटे आउटकम नहीं है, बहुत बड़े नंबर से ऑब्टेन हुए हैं ये आउटकम। ठीक है, अब पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपको क्या बोल सकता है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन के जैसे हमारे पास अभी जो पार्ट्स गिवन है, वो फर्स्ट पार्ट है नो सक्सेस, कि सक्सेस होनी ही नहीं चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड है एक प्रोबेबिलिटी 6 सक्सेस हो जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, थर्ड पार्ट है एट लीस्ट 6 सक्सेस। ठीक है, या फिर अगर इसी पार्ट को डिवाइड किया जाए एट मोस्ट, तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ जानी कि मेरी ये जो डाइस है वो 7 टाइम्स थ्रो करी गई है, तो एन की वैल्यू 7 हो गई। पी यानी कि सक्सेस मैंने कैलकुलेट करा 1/6, क्यू मैंने कैलकुलेट किया 5/6। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। अब देखो मुझे यहाँ पे एन पता है, आर पता है, पी पता है, क्यू पता है। ठीक है, देखो आर की बात करते हैं, आर है हमारा पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक इवेंट। जब हमसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया नो सक्सेस, ठीक है, यानी कि अगर मेरा एक इवेंट है जिसको मैं कह रहा हूँ क्या, किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूँ, इन सभी आंसर्स के बेसिस पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए जो मेरा इवेंट है क्या, कि सक्सेस मेरी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सेकंड के लिए मेरा क्या आंसर होगा कि सक्सेस मेरी कैसी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। ठीक है,
एट लीस्ट 6, एट लीस्ट 6 का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, देखो एट लीस्ट 6 का मतलब क्या है, कम से कम 6 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7। अब 7 के बाद सक्सेस आ सकती है क्योंकि डाइस ही हमने 7 टाइम्स थ्रो करी है, इसीलिए 7 के बाद सक्सेस नहीं आएगी। और ये मेरे पास अगला पार्ट क्या है कि एट मोस्ट यानी कि कम से कम 0 हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 टाइम्स सक्सेस हो सकती है। तो ये मेरे कुछ यहाँ पे इवेंट्स डिफाइंड है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इवेंट इक्वल्स टू 0, तो मैं यहाँ फॉर्मूला में लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 0, 0 सक्सेस के लिए फाइंड कर रहा हूँ। अब मेरे पास आर की वैल्यू भी हमें पता चल गई है जो कि 0 होगी। तो फॉर्मूला में हम कुछ इस तरीके से पुट कर सकते हैं 7C0, पी की वैल्यू है 1/6, 1/6 की पावर आर की वैल्यू 0 है, और क्यू यानी कि 5/6 की वैल्यू आर, आर एन माइनस आर, तो 7 माइनस 0 7 ही आ जाएगा। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी किसके लिए, फर्स्ट आंसर के लिए, ठीक है। जरा एक बार आंसर नंबर 4 की बात करते हैं, या पार्ट नंबर डी आप कह सकते हो उसको, ठीक है। ये पार्ट नंबर डी क्या कह रहा है, एट मोस्ट 6 सक्सेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 सक्सेस होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो एट मोस्ट 6 का मतलब क्या है कि 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 6 3 सक्सेस, ये सारे पार्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। 6 भी इंक्लूडेड है इसमें। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज अगर इसको डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6। ये मेरा क्या बनेगा, एट मोस्ट 6 सक्सेस, ठीक है। तो अब देखो, अगर अभी तो हमें हमें पता है कि पॉसिबली इससे और ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 में से क्या माइनस कर दूंगा, इन सभी 1 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो उसका आंसर बिल्कुल ये सेम ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास टोटल 7 इवेंट्स हो सकते थे, ठीक है। उन 7 में से ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ठीक है। एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये हो गया, ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया। रिमेनिंग मेरे पास प्रोबेबिलिटी 7 ही बचेगा। अगर मैं सारे ही आउटपुट्स को आपस में ऐड कर दूंगा तो वो 1 आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमने अभी के लिए तो एक शॉर्टकट मेथड तैयार कर लिया जहाँ पे मैं पता कर पा रहा हूँ, अगर मेरे को एटमोस्ट 6 सक्सेस चाहिए तो ये सेम फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा है, ये हमें 6 डिफरेंट बार ना लगाने के एक बार यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए तो हम यहाँ पे सेफ हो पाए हैं। अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ और थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ, जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, 6 डाइसेस है मेरे पास, ठीक है, और उनको थ्रो किया गया है 729 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताना है हाउ मैनी टाइम्स यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में
मेरे पास 2 ही डाइसेस थी और दोनों डाइसेस एक साथ थ्रो की गई तो उसके टोटल मेरे पास 36 आउटकम्स आए थे, जिसमें से मैंने ये सभी आउटकम्स कैलकुलेट करके निकाले। अभी मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मेरे पास सबसे पहला केस ही इतना ज़्यादा टफ है कि मेरे पास डाइसेस ही 6 है। हर डाइसिस में 6 डिफरेंट डिफरेंट फेसेस है मेरे पास, ठीक है? और सारे के सारे डाइसेस मैंने एक साथ थ्रो कर दी, तो उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो आएगी इन सभी का आपस में मल्टीप्लिकेशन। और ये कब आएगी? जब मैं एक सिंगल टाइम पे कोई भी डाइस को थ्रो करूँगा, ठीक है? 1 टाइम्स, एक बारी में सारी थ्रो करूँगा तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोल दिया? 729 टाइम्स मैंने इन डाइसेस को थ्रो करा है। यानी कि मुझे ये सभी क्वेश्चंस को, सभी जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उन्हें 729 टाइम्स अलग-अलग सर्च आउट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कि इनका जो टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल इवेंट बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, वही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। उसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा ग्रेटर हो गई। तो जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली सैंपल स्पेस अगर कैलकुलेट करने बैठ गया, जैसे मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर किया कि मैंने क्या करता हूँ, सबसे बढ़िया तरीका सैंपल स्पेस बना लेता हूँ, उसमें फिर मैं मार्क आउट कर दूंगा कौन-कौन सी सक्सेस है और उसको मैं यहाँ पे काउंट करके सक्सेस और फेलियर कैलकुलेट कर दूंगा। तो अब देखो ये तो कोई पर्टिकुलरली मेरे पास अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो तरीका नहीं निकलेगा, ठीक है? अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करता हूँ और आपसे फोर्सफुली बोला ही जाता है कि बाइनोमियल से ही आपको सॉल्व करना है, तो एक तरीका है, हाँ ये सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन जब इतने बड़े सैंपल स्पेस मेरे पास क्रिएट होते हैं तो बाइनोमियल थ्योरम फेल कर जाती है वहां पर, ठीक है? अब देखो फेल करना वर्ड मैं जानबूझ के यूज नहीं करना चाहता, रीजन बीइंग कि बाइनोमियल तो कह रहा है कि आप सैंपल स्पेस कैलकुलेट करो, उसमें से जो आपकी सक्सेस है वो कैलकुलेट करो, आंसर फॉर्मूला में पुट करो और आ जाएगा। लेकिन मेरे लिए फिजिबल नहीं है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतनी बड़ी कैलकुलेशन आसानी से नहीं कर पाएगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है? इसीलिए एक अल्टरनेट यहाँ पर है जो कि हम इसके अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली ये वाला पार्ट आपको बाइनोमियल से ही करना हो तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहली चीज़, मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है ना, n, ये अब आप 2 बार यहाँ पे कंसीडर करोगे कि मेरी एक सिंगल डाइस में 6 फेसेस हैं और ये हर सिंगल डाइस को मैंने 729 टाइम्स को मैंने थ्रो किया है। अगर मैं इस n की बात करता हूँ, तो इस n के लिए जो मेरा सैंपल स्पेस बनेगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो वो टोटल जो फेसेस होते हैं, वो होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? और क्वेश्चन ने हमें क्या बोला हुआ है कि मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो 5 आ जाए या तो 6 आ जाए, ठीक है? तो या तो 5 या तो 6 के लिए मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ कि सक्सेस, जिसको मैं पी से कंसीडर कर रहा हूँ, सक्सेस जिसे मैं पी से कंसीडर कर रहा हूँ, मैं उसे मान के चलता हूँ क्या, एक नंबर 5 एक नंबर 6 बस एक ही बार आ रहा है दोनों नंबर। तो यहाँ पे मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, कितने में से? 6 में से, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे सक्सेस को कैलकुलेट कर पा रहा हूँ एज 1/3, तो ऑटोमेटिकली जो फेलियर है वो हो जाएगा Q, और Q को आप डिफाइन करोगे 1 माइनस 1/3 और कैलकुलेट करके आ जाएगा 2/3, ठीक है? अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 729 में से, ठीक है, एट लीस्ट 3 डाइस, कम से कम 3 डाइस तो आनी ही आनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं एट लीस्ट 3 की बात कर रहा हूँ तो कम से कम 3 है ना? और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में कम से कम को कैसे लिख सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे किसी ई इवेंट की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम 3 का मतलब है कि ई की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर ही होगी, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करूँगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी डॉट 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 729 तक, है ना? हर एक पर्टिकुलर चांसेस के प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसका जस्ट उल्टा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इतनी सारी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने से अच्छा मेरे पास सारी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल सम होता है वो 1 ही होता है। और यहाँ पे कौन-कौन सी प्रोबेबिलिटी है जो कैलकुलेट नहीं करी? मैंने प्रोबेबिलिटी 0 की कैलकुलेट नहीं करी, प्रोबेबिलिटी 1 की और प्रोबेबिलिटी 2 की। ठीक है? तो अगर मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी 0, 1 और 2, तो मेरे पास ये जो अपर रिमेनिंग पोर्शन है, ये पूरा यही पोर्शन आ जाएगा। ठीक है? तो ये इसको मैं कैसे डिफाइन कर दूँगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर और इक्वल्स टू 3। ठीक है? तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी जगह पे क्या वैल्यू लेनी है, लेकिन साथ के साथ अब देखो ये जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी ना, ये एक बार 1 टाइम्स को थ्रो करने पे आएगी। ठीक है? लेकिन अगर मैं चाहता हूँ 729 डिफरेंट टाइम्स की प्रोबेबिलिटी को सर्च करना, तो मुझे कुछ नहीं, ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा 729 टाइम्स से। क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो जो सक्सेस और फेलियर यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, वो कौन सा सक्सेस और फेलियर है? जब मेरा एक सिंगल डाइस की टोटल 6 फेसेस हैं, उसके बेसिस पे सैंपल स्पेस मैंने कैलकुलेट करा है। तो सैंपल स्पेस सिर्फ एक अकेले इसका ही थोड़ी है, 729 टाइम्स मैंने जितनी बार भी थ्रो करी होगी वो पूरा सैंपल स्पेस आएगा ना कंसिडर करके। उसीलिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे भी 729 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं आपको खाली वैल्यू पुट अप करके बताता हूँ, आप इसका एक बार सॉल्यूशन करना, ठीक है? उसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे सेम क्वेश्चन भी सेकंड पार्ट से कैसे भी हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो 729 मल्टीप्लाई है ही है, उसे हम बाहर लिख देते हैं। 1 में से हमें माइनस करना है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, तो देखो n क्या है? n हमने कंसिडर किया था 6। r क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यहाँ पे r हो गया, ठीक है? p सक्सेस, सक्सेस की वैल्यू आई थी मेरे पास 1/3 की पावर r, r की वैल्यू हो गई 0। फेलियर क्या है? 2/3 n माइनस r, तो n माइनस r इज 6 माइनस 0, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है? ये था कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। अब इसमें ऐड किया जाएगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 6c1, ठीक है? सक्सेस की पावर r, r यहाँ पे 1 है तो 1/3 की पावर 1, फेलियर की पावर n माइनस r, ठीक है? n की वैल्यू है 6, 6 माइनस 1 इज n की पावर r 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा फिर मेरे पास n की वैल्यू है 6, c r की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है? सक्सेस है 1/3, 1/3 की पावर 2 और फेलियर है 2/3, ठीक है? तो 2/3 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, ठीक है? तो ये जब पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे, तब हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है? ये वाला पार्ट समझ आया? ठीक। अब देखो, अगर हम बात करते हैं क्या किसी बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है? आप ऐसा कह नहीं सकते कि इसी का पार्ट है, आपको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। बस यहाँ पे मैं पॉइजन जो हमारा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी तरफ अगर मैं चलता हूँ, मैं इसको बाइनोमियल का एक सब पार्ट या एक हिस्सा तब कह सकता था जब बाइनोमियल को इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करता या कुछ चेंजेस अप्लाई करता। लेकिन देखो यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। वो कैसे? सबसे पहले जब आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पर भी आप जो इवेंट्स को फाइंड आउट करोगे वो होंगे सक्सेस और फेलियर के बेसिस पे। ये तो मेरी पहली बात हो गई। अब सक्सेस और फेलियर है तो सक्सेस को P से डिनोट करेंगे, फेलियर को Q से डिनोट करेंगे, ठीक है? अब देखो, ऐसे पॉइजन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन जब अप्लाई करते हैं तो उसका कंपल्सरीली फर्स्ट मेरे पास क्या पॉइंट निकल कर आता है, जो n है, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है? जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है आर वेरी लार्ज, तो बहुत बड़े होते हैं, पहली पहचान, ठीक है? सेकंड इज, आप अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलरली एक चीज फाइंड करनी होती है जिसे आप लैम्डा बोलेंगे यहाँ पे।
ये लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन रिप्रेजेंट करता है। मीन कैसे आएगा? सैंपल स्पेस, सॉरी नंबर ऑफ ट्रायल्स को मल्टीप्लाई करना होगा सक्सेस के साथ, वो आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कि चलो ये तो हमने मीन कैलकुलेट किया, अब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट जिसको मैं यहाँ पे आर बोल रहा हूँ वो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? जैसे बाइनोमियल में अलग से हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी थी, तो उसका क्या तरीका है? इसका तरीका होगा ई, जिसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। ठीक है, ई टू द पावर माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई किया जाएगा लैम्डा की पावर आर से, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा आर फैक्टोरियल से, यानी जिस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आएगा प्रोबेबिलिटी का। तो देखो आप कह सकते हो कि बाइनोमियल से थोड़ा बहुत रिलेशन शेयर करता है, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम सेम सी होती हैं। ठीक है, जैसे कि सक्सेस फेलियर सेम है, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो भी सेम है। ठीक है, फॉर्मूला चेंज हो गया, उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे मेजर रीज़न है कि जो मेरा जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे, या आप इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हो कि मेरा जो सैंपल स्पेस होगा या तो आप उसे कह सकते हो कि वो कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स यानी कि नंबर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे। ठीक है, वो वेरी लार्ज हो सकता है। ठीक है, तब जाके हमें पता चलेगा क्या कि हमें कुछ इस तरीके के मेथड्स को ना अप्लाई करके पॉइजन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करना पड़ सकता है। अब इसकी ना एक और बात है, वो क्या कि देखो बाइनोमियल की जो हमने यहाँ पे मतलब इस्तेमाल करना सीखा, जो हमने एप्लीकेशंस जानी, बाइनोमियल को जब हम सक्सेस फेलियर के बेसिस पे पता करते हैं, तो मेरे पास ना लाइकलीहुड चांसेस होते हैं कि जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी किसी भी इवेंट की, ठीक है, ऐसा नहीं है वो वेरी लेस ही हो। ठीक है, बाइनोमियल के केसेस में प्रोबेबिलिटी वेरी हाई भी आ सकती है, ऐसे भी चांसेस हैं, यानी कि आपके जो सक्सेस है वो ज़्यादा हो सकता है, फेलियर कम हो सकते हैं किसी भी चांसेस में। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा उल्टा है, वो क्या कि जब आप पॉइजन सर्च करते हो ना, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आप फोर्थ पॉइंट ही कह लेना कि जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की आप सर्च करोगे वो वेरी लेस होगी। लेस क्यों होगी? क्योंकि उसका सैंपल स्पेस बहुत बड़ा है। अब देखो सैंपल स्पेस हमने अभी जैसे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, मेरे पास ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें से मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी जाएगी। अब जितना ज़्यादा किसी भी इवेंट के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के सच होने की उतना ही कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि मेरे पास एक डाइस थी और एक सिंगल डाइस के 6 ही फेसेस हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे पास 6 पॉसिबिलिटी बनी ना, वो 6 पॉसिबिलिटीज को आप एक एक करके खुद से भी लिख कर भी पता कर सकते हो, सर्च करके भी पता कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे बोला गया 729 टाइम्स कोई डाइस को थ्रो किया, वो भी 6 डाइसेस को। तो अब देखो मैं अगर खुद से ऑब्जर्व भी करना चाहूँ ना, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी खुद से ऑब्जर्व करने में भी। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि सैंपल स्पेस मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ वो भी बहुत ही छोटी सी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अब अगर मैं सपोज अगर प्रीवियस एग्जांपल के बेसिस पे ही अगर कुछ एग्जांपल बताऊं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे n क्या हो गया था, 729 टाइम्स मैंने डाइस को थ्रो किया है। सक्सेस क्या होगा मेरा? सक्सेस को कंसिडर किया था हमने 1/3, फेलियर को कंसिडर किया था 2/3। ठीक है, तो फॉर्मूला में हम चीज़ों को पुट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके बेसिस पे लैम्डा। लैम्डा क्या है? n इंटू पी। सक्सेस है मेरा 1/3, n की वैल्यू है 729, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मेरा लैम्डा की वैल्यू आ गई 729/3। फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। आर यहाँ पे क्या है? कोई भी वो इवेंट जिसे मैं सर्च कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास जो डाइसिस है उसमें 1 से लेके 6 तक वैल्यूज आ सकती है। मेरे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है 5 आने की, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी सर्च करनी है 6 आने की, और इन्हें आपस में ऐड करना है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कैसे आएगी? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल एज इट इज आएगा। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज आपको एक प्रॉपर टेबल होती है उसमें मिलेगी। एक्सपोनेंशियल की पावर होगी -729 डिवाइड बाय 3। ठीक है, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई किया जाएगा 729 डिवाइड बाय 3 की पावर। देखो फॉर्मूला में की पावर r, हम यहाँ पे इवेंट क्या सर्च कर रहे हैं 5, तो 729/3 की पावर 5 डिवाइड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल। अब इन सभी को मुझे ऐड करना है किससे? e टू द पावर -729 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 729 डिवाइड बाय 3 की पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। ठीक है, जब ये कैलकुलेशन करेंगे तब जाके प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड 6 आएगी। अब क्योंकि ये ऑलरेडी इतने बड़े नंबर हैं 729 की पावर 6 डिवाइड बाय 3 की पावर 6, तो आपके पास जो आंसर्स कैलकुलेट करके आएंगे वो ऑटोमेटिकली छोटे ही होंगे। अब सवाल ये है कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यूज आप कैसे चेक कर सकते हो? तो आपको प्रॉपर टेबल मिलती है एक्सपोनेंशियल वैल्यूज चेक करने की। मान लो मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल ऑफ, सपोज जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है 22, कि 22 का एक्सपोनेंशियल क्या होता है? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो एक तो, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट होकर आया, ये रहा। एक्सपोनेंशियल 22 का होता है 4194,304। ठीक है, अगर मान लो मैं लिख दूँ 22 डिवाइड बाय 7 का एक्सपोनेंशियल बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आंसर्स मिल जाएंगे। ट्वेंटी 2.7 की जगह इसे राउंड फिगर ही कर देते हैं 3.14। अब देखो वैसे आपको डायरेक्टली लिखने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पेन पेपर वाले एग्जाम नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंशियल की कैलकुलेशन है ये भी पाइथन खुद ही करके ला कर दे देगा। Nothing further can be done with this topic. Please check expression. एक्सपोनेंशियल की पावर 3.14। देखो ये आंसर आया 23.103866। ठीक है, तो फॉर्मूला में जहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ ऐसी होगी हमें इसी तरीके से कुछ वैल्यूज पुट करनी है उसकी। ठीक है, जहाँ पर मेरे पास एक एग्जैक्ट क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे हम सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल की पावर पता करनी है -4। ये पता करते हैं फिर लिखते हैं आगे।
ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, देखो, ठीक है, नंबर ऑफ इमरजेंसी एडमिशंस, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डे या इन ईच डेज, हर दिन जो नंबर ऑफ इमरजेंसी एडमिशंस हैं, ठीक है, वो हमें पता चलता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करने का मतलब क्या, कि बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके के जो सैंपल स्पेसीज है, अलग अलग तरीके के जो इवेंट्स है वो होने के चांसेस है। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्टिकुलर किसी भी तरीके की इमरजेंसी एडमिशन होगा, वो बहुत कम है। ठीक है, ये मतलब होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो, यहाँ पे क्या करा हमें ना, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि मीन हमें दिया हुआ है 4, यानी कि हर दिन लगभग लगभग 4 के आसपास जो नॉर्मली इमरजेंसी एडमिशन है वो होते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसी पर्टिकुलर डे पे कोई एडमिशन ही ना हो, कोई इमरजेंसी केस एडमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज देखो क्या क्या गिवन है। मुझे यहाँ पर एक तो मीन गिवन है, जो कि लैम्डा से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मीन की वैल्यू 4 है। ठीक है, मीन गिवन है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या पता करना है, मुझे आर पता करना है। आर यानी कि कोई एक ऐसा दिन जिस दिन 0 एडमिशन हो, कोई भी एडमिशन ना हो। इसके अलावा मुझे पर्टिकुलरली और कुछ पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे लैम्डा नहीं होता, तब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स और सक्सेस यहाँ पे कैलकुलेट करता। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूँ, और इवेंट क्या है, 0 हो जाना चाहिए, कोई एडमिशन ना हो, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा की पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आंसर वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में, ई की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 0 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल का जो आंसर है वो भी 1 ही होता है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे फाइनली क्या बचा, कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई, ई टू द पावर -4 मेरी प्रोबेबिलिटी आई। अब ई टू द पावर -4 का क्या आंसर होता है, आप यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन, 0.01831। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0.01831, यानी कि किसी ऐसे दिन जिस दिन कोई एडमिशन नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको ये कुछ यहाँ पर गिवन करके दे दी गई है। ठीक है,
कि 0.01% चांसेस हैं कि एडमिशन किसी भी इमरजेंसी एडमिशन हो ही ना किसी भी दिन, जिसमें ऑन एन एवरेज 4 एडमिशंस पर डे होते हैं। ठीक है, 0.01 अप्रोक्सीमेटली 0 ये मानते हैं, वैसे तो माना तो 0 ही जाने लगा इसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन भी सभी को? ठीक है, ये तो बात रही जब हम डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रीट नंबर्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या कॉन्टिन्यूस डेटा या कॉन्टिन्यूस नंबर। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूस टाइप के डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो निकाली जाती है उसका एक बहुत ही सिंपल सीधा और एक ही मेथड जिसे बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमारे पास सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड है अगर हम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था क्या कि प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के थ्रू कॉन्टिन्यूस डेटा की आती थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया जाता है, यानी ये सारा नाम एक साथ इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एट डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, किसकी फाइंड करी जाती है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करी जाती है कुछ एक्स की, कुछ म्यू की, कुछ सिग्मा की। अब ये एक्स म्यू और सिग्मा क्या होता है? ठीक है, इसका एक पर्टिकुलरली फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं पहले आपको यहाँ लिखता हूँ और उसके लिए कैसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं फिर हम वो जानेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोबेबिलिटी एट डेंसिटी फंक्शन का। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं समझ आ रही कहाँ से आई, कैसे हमने लिखी। इसमें देखो पर्टिकुलरली हमें अभी के लिए क्या ध्यान देना है कि जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं उसमें ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये क्या होता है? इसे नॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल दिया जाता है कि कॉन्टिन्यूस टाइप का आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है तो कुछ इस तरीके से आपका निकल सकता है। ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टोटली कितने मैक्सिमम तरीके किसी भी काम को करने के हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास आएगा। सबसे पहली चीज देखो, आपके पास जितनी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फॉलो करने के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर तरीके की हमारे पास ना एजम्पशंस है, वो एजम्पशंस हमें मान के चलना पड़ता है। उन एजम्पशंस के बेसिस पे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। और ये assumptions क्या है कि आपका जो डेटा है वो डेटा यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होगा, ठीक है। जहाँ पे यूनिफॉर्मली डिवाइडेड का मतलब क्या है कि आपका डेटा जिस सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, उस सैंपल स्पेस में, सैंपल इवेंट में एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, कोई ना कोई ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगा जिसके बेसिस पर आपका पर्टिकुलर डेटा जो है वो डिवाइडेड है। तभी आप वहाँ पे फाइंड कर सकते हो कंटिन्यूस टाइप की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, दो फॉर्म होती है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि मेरे पास सपोज कुछ नंबर्स गिवन होंगे, 0 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, कुछ ऐसे नंबर्स हैं, इन्हें हम नॉर्मल फॉर्म बोल देते हैं। हमें नॉर्मल फॉर्म को चेंज करना पड़ता है किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में। स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जनरली आप स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म को क्या पढ़ोगे कि जब हमारा जो डेटा है ना उसका जो मीन है, ठीक है, उस डेटा के मीन को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं म्यू से। हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसका मीन हो जाएगा क्या, 0, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पूरे डेटा का, कंप्लीट डेटा का, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ जाएगा 1। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो आप कह सकते हो क्या, आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे बात लिखी, म्यू की वैल्यू 0 और सिग्मा की वैल्यू 1 हो जाती है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बेस्ड अपॉन योर डेटा। कि सपोज अगर आपका डेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सही से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपका डेटा बनेगा, जहाँ पर ये वो शेप है जिस शेप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने डेटा को, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखता हूँ, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो हमारी एवरेज है, जो हमारी मीन है, ठीक है, वो हमारे डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जिसको मैं यहाँ पे म्यू बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो डेटा है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड, तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये म्यू है तो म्यू के अलावा क्या होगा, म्यू प्लस सिग्मा, और ये होगा म्यू प्लस 2 सिग्मा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूँ कि ये म्यू मेरा क्या है, ओरिजिन है डेटा का, या फिर मेरा अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ अपने पूरे डेटा के, तो अगर मैं अपनी मीन वैल्यू से कुछ कम वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ तो क्या वो वैल्यूज मेरी नेगेटिव वैल्यू नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या आएगा, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। ऐसे करके मेरे ये डेटा डिवाइडेड होगा। नॉर्मल फॉर्म में अगर आप यहाँ पे डिवाइड करना मतलब निकालना चाहते हो डेटा को, जहाँ पे म्यू की खुद की कुछ वैल्यू होगी जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, उसकी खुद की कोई वैल्यू होगी जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। जो मेरे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म है, वो क्या कहता है कि ये जो आप मीन की बात कर रहे हो ना, आप इस मीन को रिप्लेस कर दो एक सिंबल से जिसे आप z बोलते हो, ठीक है। इस z की वैल्यू आप मान के चलो कि ये 0 है। अगर ये z की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 0 प्लस सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमने क्या बोला था कि हम एजम्पशन मान के चलेंगे सिग्मा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इस पॉइंट पर म्यू की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट पर जो मेरा z होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
क्योंकि म्यू प्लस सिग्मा, म्यू की वैल्यू 0 हो गई, सिग्मा 1 है। यहाँ पर z की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 माइनस 1, तो z की वैल्यू -1 हो गई, z की वैल्यू -2 हो गई। अब ये जो z है ना, ये एक्चुअली में z है क्या, ये एक तरीके का ना प्रोबेबिलिटी ही है, जो पहले से कैलकुलेटेड फॉर्म में तैयार होकर आपको आंसर देती है। कैसे कैलकुलेटेड फॉर्म में, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर आप वैल्यूज पुट अप कर दो तो क्या आंसर आएगा, वो पहले से तैयार है, पहले से वो फिक्स्ड है। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप उस वैल्यू को फाइंड आउट करोगे इस z के बेसिस पे, आपकी वैल्यू z के बेसिस पे कितनी आती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो ये जो z टेबल होती है, इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा एक टेबल, जिसमें इसका नाम जो है, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप अब अगर ओपन करते हो तो देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलेंगी, कोई भी ओपन करके देख लो। देखो कुछ इसी तरीके से हमने अभी यहाँ पे बेल शेप कर्व पढ़ा है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल पे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो आपकी पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू है, वो आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये म्यू प्लस 1, 0 प्लस 1, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट जहाँ पे डेटा खत्म ही हो जाता है आपका, ठीक है। सेम उसी तरीके से -1 पॉइंट, -2 पॉइंट, और ये डेटा आपका पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। आपकी देखो z की जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर कर आएगी, 0.1, 1.1, 1.2, 1.4, उन सभी के लिए ये देखो टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होकर लिखी हुई है। और हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पे वैल्यू 0.5 से लेके 0.99990, यानी 1 से लेसर ही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। तो ऐसा तो बहुत कम होगा कि एग्जैक्टली 1 आंसर आ जाए, ठीक है। टेबल ये इतनी टेबल नहीं, इससे बड़ी और भी ज्यादा वैल्यूज होंगी, बट जनरली नॉर हमारे पास इतना आंसर मिलता नहीं है कभी भी, ठीक है। चलो ये तो बात रही वैल्यूज की। सपोज आपके पास आंसर क्या आता है, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.7, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देखो इस पूरे कॉलम में 1 वैल्यू कहाँ है, 1 वैल्यू ये रही, ठीक है। 1.7 एग्जैक्ट वैल्यू ये रही। 1.7 के बाद सेकंड डिजिट आपकी क्या है, 1.70 है, 1.71 है, 1.72, 1.73 से लेके 1.79 तक कोई वैल्यू है। तो आपको इस रो एंड कॉलम का जहां भी इंटरसेक्शन है, वो प्रोबेबिलिटी आपकी यहाँ पे फाइनल आंसर निकल कर आएगी, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, कैसे निकल कर आएगी, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, उससे पहले कुछ एक दो बातें और जान लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। फॉर्मूला तो देखो हमने यहाँ पे देख ही लिया, ठीक है। देखो अगर मैं नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूँ, जैसे यहाँ नॉर्मल फॉर्म लिखा है, तो देखो मेरे पास डेटा तो कहीं से भी आ सकता है, डेटा की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में
जो मेरा मीन है वो कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है ना? लेकिन अगर मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात करता हूँ, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो मेरा मीन है ना, वो -1 से लेके 1 तक ही एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं z से, ठीक है? और अब देखो ये जो -1 से 1 तक मेरा मीन एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? देखो z की वैल्यू 1, -1 और 1, ठीक है? ज़्यादातर स्टडीज़ इसी के लिए ही होंगी। अब देखो, अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो सपोज़ ये मेरी एक ग्राउंड लाइन है, ठीक है? इस ग्राउंड लाइन के बेसिस पे रुक जाओ, ठीक है? ये मेरी पीक वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है? ये डेटा कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि जो मुझे पर्टिकुलरली वैल्यू फाइंड करनी है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे, जिसको मैं x इज इक्वल्स टू म्यू कह रहा हूँ, यानी कि मीन की वैल्यू कुछ x मान के चल लेते हैं हम। तो ये जो x है ये क्या कहता है कि अगर आप सपोज एक पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जिसको आप बोलते हो म्यू प्लस सिग्मा, और यहाँ पर एक पॉइंट कैलकुलेट करके चलोगे म्यू यानी कि मीन माइनस सिग्मा, ठीक है? यानी इस मीन के आसपास की कुछ एक वैल्यू है, तो ये कितनी वैल्यू होगी? ये जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ये आपका 68.34% ऑफ एरिया होगा, ठीक है? और ये जो एरिया है ये क्या बताता है कि अगर आपकी मीन वैल्यू से एक सिंगल स्टैंडर्ड डेविएशन कम तक हम अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आपकी इतने परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी लाई कर सकती है, जहाँ पर ये जो टोटल एरिया है ये डिवाइड होगा कैसे? दो पार्ट्स में, ये है 0.5 नेगेटिव का, ये है 0.5 पॉजिटिव का, और ये जो 100% कंप्लीट डेटा है, ये 100% कंप्लीट डेटा कितना मान के चल रहे हैं? 1 मान के चल रहे हैं। तो मैंने मीन के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको 0.5 लेफ्ट और 0.5 राइट में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूं कि मेरे पास एक और कोई पॉइंट है जहाँ पे मैं इस पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूँ म्यू माइनस 2 सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो ये जो मेरे पास एरिया है ना, अगर कुछ इतना स्टैंडर्ड डेविएशन तक मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ तो वो मेरा एरिया का कितना परसेंटेज होगी? 95.45% ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ तक कैलकुलेट हो चुकी होगी। अब मेरे पास जितना भी रिमेनिंग एरिया बचा है, वो रिमेनिंग एरिया मेरा बची हुई प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, क्योंकि आप देखो एग्जैक्ट जीरो वैल्यू से उस पर्टिकुलर वैल्यू का जो हाइट है वो बहुत कम रह गई है इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इस पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट को हम बोल देंगे म्यू माइनस 3 सिग्मा, और यहाँ पर हम बोल देंगे म्यू प्लस 3 सिग्मा, ठीक है? और ये जो मेरे पास फाइनल पूरा एरिया निकल कर आएगा, ये एरिया मेरे पूरी प्रोबेबिलिटी का 99.73% है, ठीक है? अब ये जो परसेंटेज और ये जो पॉइंट हम निकाल रहे हैं म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस 2 सिग्मा, एग्जैक्ट में जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कोई नंबर रिप्रेजेंट होंगे यहाँ से, वो नंबर्स के बेसिस पे ही हम ये ग्राफ बना पाएंगे। तो सपोज मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास जो भी स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है, वो स्टार्टिंग नंबर को मैं ए बोल दे रहा हूँ, और जो एंडिंग नंबर है उस एंडिंग नंबर को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है? तो अगर अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? जहाँ पर मुझे जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि जो z है वो कैलकुलेट करना होगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की मदद से। अब ये x कहाँ से आया, म्यू कहाँ से आया, सिग्मा कहाँ से आया? इसी चार्ट से आया है ये, ठीक है? जहाँ पर
जो x है, ठीक है, ये x को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएट। तो नॉर्मल वेरिएट किस में होता है, जब नॉर्मली हमारे पास डेटा होगा तब वो नॉर्मल वेरिएट बनेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नॉर्मल वेरिएट को हमें कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो जब स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे पूरे डेटा को, ठीक है, तो हम इस डेटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आता हूँ, तो सबसे पहली चीज कि जो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, वो किसी a से लेके एग्जिस्ट करती होगी b तक, और x मेरा यहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू या वो इवेंट है जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू कर रहा हूँ। और इस चार्ट में x कहाँ पर है, ये x वो वैल्यू है, ठीक है, जिसको मैं हाईएस्ट वैल्यू मान के चल रहा हूँ। अब सबसे पहले ही चीज स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी a से b के बीच में। इसका अपना खुद का कुछ मीन होगा, अपना खुद का कुछ वेरिएंस होगा, है ना। अब मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे कन्वर्ट करना है x को इंटू जेड, और ये z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है या वेरिएबल है, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में करने के लिए। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में करोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जैसे अभी हमने ऊपर लिखा हुआ देखा। आप इसको मान लो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा था कि a से b तक ये x की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल्स टू a इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पे अगर आप a लिख दोगे तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म a से अपने मीन तक एग्जिस्ट करेगा विद सम स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हमें यहाँ पे फोर्थ स्टेप है, पुट z इज इक्वल्स टू b इन इक्वेशन नंबर 1। कि स्टार्टिंग वैल्यू तो निकाल दी, एंडिंग वैल्यू क्या होगी मेरी, z इज इक्वल्स टू b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। वो हमने स्टार्टिंग के लिए निकाला, ये हमने एंडिंग के लिए निकाल दिया। तो अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग की जब दोनों वैल्यूज आ गई, तो क्या मैं इन सभी वैल्यूज को, ठीक है, ये सभी चारों के चारों पॉइंट्स को, इन सभी वैल्यूज को कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से लेके बी तक के बीच में आती किसी एक्स इवेंट की, जो मैं नॉर्मली सर्च करता हूँ, तो क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा से लेके z से लेके b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा तक की कुछ प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, और ये हमने पढ़ा है किसमें, स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी तक की कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ किसी इवेंट एक्स की, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में उसका मतलब क्या होगा, ए माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ ए स्टार्टिंग लिमिट है, उसकी वैल्यू कुछ z रही होगी, लेकिन वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है, b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जहाँ पे b हमारी एंडिंग लिमिट है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो देखो अभी फिलहाल के लिए तो जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, जहाँ पे आपको डायरेक्टली कुछ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ऐसी वैल्यूज आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, मैं आपको पहले वो बताता हूँ कि एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं या क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें जब कंटिन्यूस टाइप का डेटा होगा। तो कंटिन्यूस टाइप के डेटा के लिए मैं पहले तो क्या करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन मान के चलता हूँ, क्वेश्चन क्या है,
random variable x is normally distributed. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या, कुछ इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये हमें मान के चलना है। विद मीन 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर आप सिग्मा बोल दो 3, ठीक है। हमें क्या करना है, फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जीरो से 9 तक की एक्स होने की। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करी थी, एग्जैक्ट एक सिंगल इवेंट की। अब आप यहाँ पे देखो 0 से 9 तक की कोई प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर x की वैल्यू को 0 से 9 तक एग्जिस्ट करेगी तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फर्क डालेंगे, क्या इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म से स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में। हम यहाँ पे कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा a, ठीक है, a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा और b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, z की आई है हमारे पास, ठीक है। तो z हमारे पास कुछ इस रेंज में एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आएगी मेरी प्रोबेबिलिटी। तो मैं एक एक करके दोनों वैल्यूज को फाइंड करता हूँ पहले। तो a स्टार्टिंग लिमिट है 0, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 माइनस मीन कितना है मेरे पास 9, ठीक है। तो 0 माइनस 9 अपॉन सिग्मा की वैल्यू हो गई 3। सेकेंड क्वेश्चन है b है मेरे पास 9, तो 9 माइनस 9 अपॉन 3, ठीक है। तो देखो 0 माइनस 9 यानी कि माइनस 9/3, क्या मैं इसको कह सकता हूँ माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 3 से लेके z एग्जिस्ट करेगा कहाँ तक, 9 माइनस 9 यानी कि 0 तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ मेरा एग्जिस्ट कर सकता है z, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ उसी टेबल पे जो अभी हमने टेबल देखी थी, ठीक है, z की वैल्यू एक बार जरा -3 सर्च करते हैं। थ्री तक ये टेबल है, हाँ है, माइनस में है 3 लेकिन, ठीक है। चलो z की वैल्यू भी अभी देखना बताता हूँ, एक काम करते हैं, टेबल मैं पहले आपको शेयर करूंगा। z की वैल्यू -3 से 0 का क्या मतलब है, पहले वो मतलब जो हमारे पास निकल कर आया है ना, मैं उसे आपको प्लॉट करना बताता हूँ क्योंकि वो पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ये वैल्यूज मुझे क्या बताते हैं कि मेरे पास एक डेटा है जो कि मैंने मान के चला था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। मैंने ऐसा मान के चला था कि जो मेरे पास यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है वो हाईएस्ट पॉइंट को मैं यहाँ पे z कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और z जब मैं कंसीडर करता हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में, तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो मीन है उसको मैं 0 बोल रहा हूँ। तो मेरा जो z है यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, देखो 0 से लेसर ही है, यानी कि 0 से लेसर इस डायरेक्शन में कहीं एग्जिस्ट करेगा। कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है माइनस का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं ये एरिया की बात करता हूँ तो ये मेरा वो एरिया होगा जहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लाई करेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम यूजिंग ग्राफिकल मेथड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की एक रेंज फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी
यहाँ से यहाँ तक कुछ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और मेरे पास एक कुछ चीजें पता है, वो क्या, ये टोटल एरिया पता है मुझे, ये टोटल एरिया 1 होता है। इस टोटल में से भी अगर मैं इस हाफ एरिया की बात करता हूँ तो ये हाफ एरिया कितना है, 0.5 है ना। तो क्या अगर मैं 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, और रिमेनिंग एरिया मेरा ये बता देगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ पाई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जो हमें यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी इस टेबल में दिख रही है, ये इस टेबल की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो कंप्लीट 100% डेटा के लिए है। मुझे क्या करना है, अपने लेफ्ट डेटा की बात करनी है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे लेफ्ट डेटा की बात है, तो जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी है ना मैं उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 और 0 की कितनी है, 5, 0.5 कह सकते हो। ये 0 0 कहाँ से आया, ये 0 0 आया है हमारा, देखो यहाँ से, कि अगर मेरा कोई भी डेटा यहाँ एग्जैक्ट 0 पे है तो प्रोबेबिलिटी 0.5 लेफ्ट साइड की, 0.5 राइट साइड की। अभी मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की फाइंड कर रहा हूँ, तो सिर्फ लेफ्ट साइड की फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें टेबल में ना कुछ एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। वो लिखना पड़ेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर लेफ्ट टेल। अभी लेफ्ट टेल क्या होता है वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे हम। सिर्फ लेफ्ट टेल की अभी टेबल देखते हैं। यहाँ पे नहीं पता चल रहा, ये रहा मेरे पास आंसर है -3.0। -3.0 ये रहा, एग्जैक्ट 0 टर्म आ रही है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना लिखा है, 0.00135। तो ये जो 0.00135 है इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है 0.00135 से लेके एग्जिस्ट करती है 0.50 तक। 0.50 क्यों लिखा है वो पता चला, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टेबल पे, तो जब मेरे पास देखो 0 वैल्यू होगी पॉइंट के लेफ्ट साइड में और 0 ही वैल्यू होगी पॉइंट के राइट साइड में, तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ है, 0.50। और हमने यहाँ पे भी देखा था क्या, कि ये पूरा एरिया अगर मेरे पास 1 है तो हाफ हाफ एरिया 0.5 ही हो जाएगा, है ना। तो अब अगर मुझे एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 0.5000 इसमें से कुछ माइनस कर दूं, 00135 इसको अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ, तो माइनस करने के बाद देखो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास ये एरिया था, ये वाला पूरा एरिया, मैंने इसमें से क्या माइनस कर दिया, -0.3, यानी कि ये वाला एरिया। तो ये जो मैंने z टेबल में -3 की वैल्यू देखी, ये मैंने कहाँ से देखी, z टेबल में माइनस की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखी है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो ये टेबल है ना बहुत अलग अलग तरीके से मिलेंगी एक ही पर्टिकुलर चीज की। एक टेबल होगी जिसमें आपको इधर से काउंटिंग करके लिखी हुई वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू होगी जहाँ पे आपको इधर से काउंट करी हुई वैल्यूज मिलेंगी, एक टेबल होगी जिसमें आपको कंबाइनली सारी वैल्यूज का आंसर एक साथ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेबल से अपनी वैल्यूज को सर्च आउट कर रहे हो। जिन लोगों का पेन पेपर मोड में एग्जाम होता है उनको z की एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन पेपर में ही दी हुई होती है। जब आप खुद से यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करते हो तब आपको ये डिटेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी टेबल वैल्यूज यहाँ पे लेकर आओगे। बात करते हैं पाइथन में हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू है, कहाँ से आई है, क्या वैल्यू है। पाइथन में जो टेबल होती है हमारे पास वो 100% टेबल होती है कम्प्लीटली, जहाँ पर उसको पहले ही डिफाइन किया गया है कि अगर आप लेफ्ट टेल अप्लाई करते हो तो लेफ्ट टेल टेस्ट देखो, राइट टेल अप्लाई करते हो तो राइट टेल टेस्ट ही देखो, ठीक है। ये टेल टेस्ट कहाँ से आया, इनका क्या मतलब है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। बट एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के बेसिस पे मेरे पास ये कुछ नंबर्स आए हैं, जिन नंबर्स को मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है मैंने यहाँ पे कौन सी टेबल से सर्च करा, ये देखो
मैंने यहाँ पे टेबल का नाम लिखा था वैल्यू रिप्रेजेंट एरिया टू लेफ्ट ऑफ जेड स्कोर। तो रिप्रेजेंट एरिया लेफ्ट ऑफ जेड स्कोर, इसका मतलब क्या कि टेबल में कौन सी वैल्यू गिवन है कि अगर मैं ये चार्ट क्रिएट कर रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पे मेरा z पॉइंट है, उसने क्या बोला z के लेफ्ट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि 1 पॉइंट लिखा है तो z से 1 तक, सेकंड पॉइंट लिखा है तो z से 2 तक, थर्ड पॉइंट लिखा है तो z से 3 तक। ठीक है, तो ये थी मेरे पास उसकी टेबल। ठीक है, मैक्सिमम 3.9 तक वैल्यू है, और ये भी देखो अप्रोक्सीमेटली लिखा है क्योंकि इसके बाद ना हमारा जो डेटा है वो बेस लाइन से मिलता हुआ ही दिखाई देगा, फिर जीरो से मिलता हुआ। ठीक है, और ये आपकी एग्जैक्टली 0.1 0.2 यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सर ये जो लिखा हुआ है हाँ -0.1 अगर लिखा हुआ है हाँ तो ये 0 से लेके 0 से नीचे, एक सेकंड, -0.1, हाँ नीचे नीचे नीचे। हाँ हाँ, तो अगर 0.1 लिखा हुआ है माइनस, हाँ तो इसका मतलब है वो एरिया जो कि 0.0 से लेके 0.1 के बीच में है, उसका हाँ वैल्यू है 46017, हाँ है ना? 0.46017, हाँ। और हमें ये पता कैसे चला, हमें पता चलेगा कि हम जो टेबल देख रहे हैं वो हमारी टेबल लेफ्ट टू द जेड स्कोर टेबल है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे लेफ्ट टेल टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट तो तब बोलेंगे जब हाइपोथेसिस में टेस्ट अप्लाई करेंगे, अभी इसको लेफ्ट एरिया ही बोल दो आप नॉर्मली। ठीक है, तो जनरली अभी देखो हमारे पास जैसे क्या है कि -3 का आंसर है, -3.0 एग्जैक्ट 0.0 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये रहा -3.0, ये वो एरिया है जो z यानी 0 से लेके -3 तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ प्रोबेबिलिटी के और कुछ क्वेश्चंस आपको शेयर करूंगा। ठीक है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होंगे, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो इस तरीके से हमें अपर और लोअर वैल्यू बतानी पड़ेगी। सिर्फ अपर लिखी है तो सिर्फ अपर वैल्यू, लोअर लिखी है लोअर वैल्यू, साथ के साथ ये जो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी, इस प्रोबेबिलिटी को इस चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। और अगर मुझसे पूछा जाता है एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने देखो -3 प्रोबेबिलिटी और 0 प्रोबेबिलिटी की जगह एग्जैक्ट नंबर्स को पुट कर दिया। जैसे ही अब हम इनको माइनस करेंगे तो मेरे पास जो ये शेडेड रीजन है ये वो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। सर वो शेडेड रीजन कैसे आ जाएगा? ये तो 0.0135 आप अभी बताए कि 0 से लेके -3 तक का ही वैल्यू है। जीरो यानी कि चार्ट का जीरो, देखो रुको मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इसे हम -x एक्सिस बोलते हैं, है ना। अभी देखो मैं जब यहाँ पे यूनिट्स की बात कर रहा हूँ तो यूनिट्स में आपके पास सारे आंसर कैसे हैं, पॉजिटिव है। यानी कि ये अगर मैं कहता हूँ मेरी यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और वो यहाँ से कुछ ऐसे जा रही है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी जो ओरिजिन है उसके लेफ्ट साइड में तो हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिला, इस पॉइंट का आंसर मुझे बोल दिया कि 2 आंसर है, फॉर एग्जाम्पल इसका 2 आंसर है। अब देखो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आंसर हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये 2 नहीं एग्जैक्टली -2 होगा। और अगर मुझे ये बताना है कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने यूनिट्स कवर कर पाया हूँ, तो वो यूनिट्स कवर कैसे होंगे, अगर देखो मेरे पास एक टोटल पता होगा, इस टोटल में से ये वाली यूनिट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ तक की यूनिट्स निकल कर आ जाएंगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि देखो मेरे पास जो यहाँ पर एग्जैक्टली ये नंबर लिखा है ना, जो जीरो, यहाँ पर आप टेबल देखो एक बार दोबारा, टेबल में लिखा है क्या, 0.0, और ऊपर भी कॉलम में 0 0 लिखा है। 0 तक आने की क्या वैल्यू है, 0.5 वैल्यू है। और हम यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये मेरे पास 0.5 वैल्यू है। तो -3 का आंसर अगर मैं कहता हूँ कि बहुत ही 0.0 समथिंग आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर देखो 0.0 समथिंग ये आंसर आ रहा है,
तो ये आंसर क्या मेरे को इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और इसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे जैसे मेरी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के पास जा रही है वैसे वैसे मेरा जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है 0.5 के पास में। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास, इसको मैं रब करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारा का सारा आंसर 1 है, जहां पे हाफली 0.5 है एंड रिमेनिंग हाफ मेरा 0.5 है, ठीक है। तो देखो जब मैं 0.0135 को कुछ कवर करके आगे चला जाऊंगा तभी तो मेरे पास 0.5000 आएगा, ठीक है। तो मुझे ये जो आंसर मिला है ना 0.0135, ये इस स्टार्टिंग से लेके यहां तक का आंसर है ये वाला। तभी मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन लिखी है कि मैं कंप्लीटली कि मैं क्या कर रहा हूँ कंप्लीटली, ये वाला जो मुझे आंसर मिला मैं इसको माइनस कर रहा हूँ किससे, इस पूरी 0.5 वैल्यू से। अगर मैं इस छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से माइनस कर दूंगा जो कि क्या है 0.0135। अब ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ये एरिया या डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, कि ये पूरा शेडेड जो पेन वाला जो एरिया ये कौन सा है। अगर मैं 0.5 में से ये पेन वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो ग्रीन कलर एरिया रिमेनिंग बचेगा वो ग्रीन एरिया मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। वो मेरी एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी अकर करने के चांसेस है, कि मेरी प्रोबेबिलिटी इसी एरिया के अंदर ही अकर कर सकती है, ठीक है। और मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो इस 0.5 के लेफ्ट साइड में हूं। मैं कहता हूं कि मेरे को जो प्रोबेबिलिटी है वो ऐसे मिलती कि प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 होता। तो देखो 0 का मतलब क्या, ये वाला मेरा z इक्वल्स टू 0 है। मान लो अगर ये मेरा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से यहां तक मेरे पास ये थर्ड पॉइंट आ गया। तो अब देखो पॉजिटिव टेबल में या राइट टेबल में z इक्वल्स टू 3.0 की कुछ एक वैल्यू मिलती ना मुझे, वो वैल्यू मुझे क्या बताती, वो वैल्यू मुझे इसका आंसर ही तो बताती। लेकिन मुझे टोटल पॉसिबिलिटी कौन सी पता करनी होगी उस टाइम पर, ये जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है ये भी कवर्ड है और राइट साइड में इस 3 के आने तक जितनी वैल्यूज है वो भी कवर्ड है। तो मैं यहाँ पे 0.3 को तो ऐड करता ही करता, साथ में उसको प्लस कर देता 0.5 से, कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी मैंने पता लगाई है। या तो एक काम करो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो नेक्स्ट, अभी तो खैर टाइम हो गया, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी मैं उसमें 2-3 और क्वेश्चन ना पहले सॉल्व करवा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ये वाला क्लियर हो जाए। और जेड टेबल भी आपको भेज दूंगा ताकि उस टेबल में से देख देख के फिर हम सॉल्व भी करते रहेंगे, ठीक है। बट जो सॉल्व करने का तरीका है मेजरली जो न्यूमेरिकल फॉर्म्स हो गए, न्यूमेरिकल फॉर्म्स की जगह जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो इसी तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है। ठीक है सर। चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास मंडे। हाइपोथेसिस इसी के बाद स्टार्ट होगा, ये हाइपोथेसिस की स्टार्टिंग मान लो आप, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो ना यहीं से हाइपोथेसिस की स्टार्टिंग होती है। चलिए।